प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं आज की ये कहानी। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव का नाम था भीतरपुरवा। वहां की हवा में आज भी मिट्टी की महक और इंसानों में अपनापन बसा हुआ था। यहाँ ज्यादातर लोग मजदूरी, खेती, किसानी से अपना पेट पालते थे। जिंदगी साधारण थी पर लोग मेहनती थे। इसी गांव में एक परिवार रहता था हरिनाथ का। हरिनाथ उम्र में 55 के करीब थे। दुबली पतली काया, माथे पर गहरी लकीरें, पर आंखों में ठहराव और सपनों की चमक। उनका बड़ा बेटा था कार्तिक, उम्र 22 बरस, और एक बेटी माया जो बस 15 की थी। हरिनाथ के पास बस 3 बीघा जमीन थी। मुश्किल से ही घर का गुजारा चलता था, लेकिन फिर भी वे संतोषी स्वभाव के आदमी थे। किसी से दुश्मनी नहीं और गांव में सबका सम्मान रखते थे। पर वैसे तो गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर भीतर बहुत कुछ सुलग रहा था। सबसे बड़ी समस्या थी जमीन पर कब्जा। गांव के जमींदार भानु प्रताप सिंह और उनके आदमियों का आतंक था। वो छोटे किसानों की जमीनें कब्जा कर रहे थे और उसने कई गरीब किसानों को बेघर कर दिया था। हरिनाथ के घर के पास वाली जमीन भी इसी लड़ाई में फंसी थी। गांव की पंचायतें होती रहीं, पर हर बार भानु प्रताप का असर भारी पड़ता था। गांव के मजदूर और छोटे किसान सोचे बैठे थे, कब तक, आखिर कब तक हमारे हक को कुचला जाएगा। कार्तिक ये सब देखकर जल उठता था। वो पढ़ा लिखा लड़का था। उसने इंटर तक की पढ़ाई शहर के सरकारी स्कूल से की थी। उसके मन में न्याय की बात थी, समानता की बात थी। उसने कई बार कहा भी था अपने पिता से, बाबा, ये सब सहते सहते हम कब तक चुप रहेंगे? क्या हम आदमी नहीं जो हमारे हिस्से की मिट्टी, हमारे हक हमसे छीने जाएं? पर हरिनाथ बुझते स्वर में कहते, बेटा, इस गांव में इंसाफ के रास्ते में बहुत कांटे हैं। तू अभी जवान है, धैर्य रख। पर कार्तिक का खून खौलता रहता। उसके मन में एक आग थी, आग अन्याय के खिलाफ खड़े होने की। कार्तिक के मन में रोज न्याय की लहरें उठती थीं, मगर वो अकेला क्या कर सकता था। गांव के ज्यादातर लोग थके हारे थे। डग उनके अंदर तक घर कर चुका था। बरसों से गांव का माहौल बेजान सा पड़ा था, लेकिन कार्तिक में कुछ अलग बात थी। एक दिन जब कार्तिक खेत से लौट रहा था, तो उसने देखा कि जमींदार भानु प्रताप के आदमी धर्मा और उसके 3 गुंडे बूढ़े किसान शिवलाल की जमीन पर टेंट गाड़ रहे हैं। शिवलाल, जो गांव में आदर के पात्र थे, अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। उनकी आंखों में बेबसी और आवाज में कांप झलक रहा था। ये मेरी जमीन है साहब, सरकारी पट्टा मिला है, शिवलाल ने कांपती आवाज में कहा। धर्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरी जमीन? अब उम्र भी तो देख ले बुजुर्ग, अब तेरी जिंदगी ही उधार में चल रही है। चल फूट यहां से। जमीन अब बानू साहब की है। ये सुनकर कार्तिक से रहा न गया। वो आगे बढ़ा और बोला, धर्मा, ये जमीन शिवलाल जी की है, सरकारी कागजों में दर्ज है। तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? धर्मा ने तिरछी नजर से उसे देखा। वही इंटर वाला लौंडा, हाँ? जरा पढ़े लिखा होगा तो चमक दिखा रहा है। हट यहां से, नहीं तो किताबें भी जला देंगे। इस बार कार्तिक चुप नहीं रहा। उसने जनता के बीच आवाज बुलंद की, किसी की जमीन छीनना चोरी है और चोरी के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह नहीं। आज ये शिवलाल की जमीन है, कल हमारी होगी। कार्तिक की आवाज सुनकर गांव वाले घरों से बाहर झांकने लगे। माया भी भाई के पीछे खड़ी दिखी। भीड़ बढ़ती देखकर धर्मा ने घबराकर टेंट उखाड़ा और धमकी देते हुए पीछे हट गया। ये कार्तिक की पहली जीत थी, पर जीत से ज्यादा ये निशानदेही थी। बात फैल गई कि अब गांव में कोई चुप नहीं बैठेगा, कोई तो खड़ा होगा, और वो कोई था कार्तिक। पर भानु प्रताप चुप नहीं बैठा। कुछ ही दिनों में मामला जिले तक पहुंच गया था। एक शाम कार्तिक तालाब किनारे बैठा था, तभी एक सफेद जीप आकर रुकी। उसमें से उतरे भानु प्रताप, सफेद कुर्ता, भारी मूछें और आंखों में अहंकार। अरे कार्तिक बाबू, आपका नाम बहुत सुना है। क्या मिसाल कायम की है आपने? ये ताने मारते हुए बोला। कार्तिक खड़ा हुआ और बोला कि सुना है कि आप बड़े आदमी हैं, तो बड़ा दिल भी होगा। ज़मीन छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता साहब। बानू हंसा, और ज़मीन मेरी खरीदी हुई है, कागज़ भी हैं, और जिसे जीना है
उसे तो ये मानना ही पड़ेगा। जवान हो, सीधी राह पे चलो। कार्तिक ने नज़रें मिलाईं और कहा कि हम सीधी राह पर ही हैं। गलत के खिलाफ बोलना गुनाह नहीं, फ़र्क बस इतना है कि हम डरते नहीं हैं। भानु का चेहरा लाल हो गया। लगता है कि जनता जनार्दन बनने का शौक़ हो गया है। बंद कर दे तो बेहतर होगा, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। ये कहकर जीप चली गई। पीछे छोड़ गई धमकी का धुआं और कार्तिक की तेज धड़कनें। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। सब डरे हुए थे कानूनी झंझट में ना फंस जाएं, लेकिन कार्तिक ने तालाब के किनारे दरी बिछाकर आम सभा बुला ली और भाइयों, हम लड़ेंगे और कानून के सहारे। ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं, हमारी इज्जत की भी है। कार्तिक की बातों ने लोगों के दिलों में चिंगारी जगाई। कुछ लोग बोले कि सच कहता है कार्तिक, हम बदलाव चाहते हैं पर डरते हैं। कार्तिक ने कहा कि डर कर जीना जीना नहीं है, एकजुटता ही एकता है। अगर हम खड़े हो जाएं तो सरकार भी सुनेगी, मीडिया भी। माया पानी की हांडी दमाते हुए मुस्कुराई कि भैया, लोग तुम पर भरोसा करते हैं, आवाज़ तुम उठाओ, हम साथ देंगे। उस पल गांव की हवा में एक नई सुलगाट उठी, बदलाव की। गांव की बैठक के बाद कुछ हालचाल दिखने लगी। पहले जो लोग हिचकिचाते थे, अब वे आपस में बातें करने लगे थे कि महिलाओं में भी आवाज़ उठने की शुरुआत हो गई। माया का योगदान इसमें महत्वपूर्ण था। वह गांव की औरतों के समूह के साथ बैठकर उन्हें समझाने लगी कि हमारी ज़मीन, हमारे बच्चे, हमारा हक, ये सिर्फ मर्दों की लड़ाई नहीं। बहनों, हमें भी साथ देना चाहिए। अगर आज हम चुप रहीं तो आने वाली पीढ़ी भी डर के साए में जिएगी। धीरे धीरे औरतें भी तैयार होने लगीं। गांव के चौपाल पर अचानक से आवाज़ें मुखर होने लगीं कि हम लड़ेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे। उधर भानु प्रताप के घर पर माहौल अलग था। उसने कार्तिक के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का पूरा मन बना लिया था। उसकी नज़र में कार्तिक सिर्फ एक लड़का नहीं, उसके राज और ज़मीन पर खतरे की एक घंटी थी। भानु प्रताप ने रात के अंधेरे में एक और ही चाल चली। उसने अपने आदमियों को भेजकर कार्तिक के खेत में खड़ी हुई फसल को कटवाने का हुक्म दे दिया। अंधेरा गहरा था, पर उन दरिंदों के दिल उससे भी ज़्यादा काले थे। सुबह जब कार्तिक खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरी भरी फसल की जगह अब सूखी फटी पड़ी डंठलें दिख रही थीं। उसकी आंखें नम थीं, पर दिल में आग दहक रही थी। माया और हरिनाथ भी खेत में पहुंचे। गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी। कार्तिक ने भीड़ के सामने फटी आवाज़ में कहा कि ये सिर्फ हमारे खेत पर हमला नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे सपने, हमारे हक पर हमला है। आज से लेकर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। कानून और संविधान हमारे साथ है और हम एकजुट होकर लड़ेंगे। कार्तिक ने तय कर लिया कि अब कानून का रास्ता अपनाना ही होगा। उसने जिले के वकीलों से मिलकर सलाह ली। एक भरोसेमंद वकील अर्जुन वर्मा उसके साथ हो लिए। उन्होंने बताया कि समूह का हस्ताक्षर और गांव के साथ एक FIR दर्ज कराना पहला कदम होगा और फिर सरकारी दफ्तरों के द्वार पर जाकर शिकायत पहुंचानी होगी। कार्तिक ने गांव के लोगों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया। ये बात जल्दी ही आसपास के गांवों तक भी फैल गई। गांव के चौधरी, मजदूर, किसान, यहाँ तक कि बूढ़ी दादी भी अपने अंगूठे या हस्ताक्षर लगाने के लिए आगे आ खड़ी हुई। ये नज़ारा देखकर कार्तिक की आंखें भीग गई। वो धीरे से बोला कि इंसाफ दूर हो सकता है पर असंभव नहीं। पर भानु प्रताप इसी बीच अपने सूट बूट वाले दलालों को साथ लेकर तहसीलदार के सामने सारे दस्तावेज बदलवा चुका था। वह भले गांव वालों को ना पता हो, पर ये चेष्टा कार्तिक के संघर्ष को और भी कठिन बनाने वाली थी। एक रात कार्तिक ने घर वालों को बताया कि बाबा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ मानव अधिकार आयोग में अपील करूँगा, मीडिया का भी इस पर ध्यान खींचूँगा। हरिनाथ धीरे से बोला कि बेटा, हम गरीब लोग हैं,
शहर अदालत कागजात वक्त और पैसा मांगते हैं, तू कैसे कर पाएगा ये सब कुछ। कार्तिक ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया कि बाबा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं हमारी है और मैं अब पीछे नहीं हट सकता। जो सपने मैंने देखे हैं, जो आवाज़ें उठी हैं, मैं उसका इंसाफ लाकर ही रहूँगा। माया ने भाई के कंधे पर हाथ रखा कि भैया, ये सब यहाँ तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम जाओ जीत के साथ लौटो। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर कार्तिक को भीड़ मिली पर सहारा नहीं मिला। उसने सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में घंटे बिताए। उसकी जेब में पैसे कम थे मगर मन में निराशा नहीं। आखिरकार एक दिन उसका आवेदन न्यूज रिपोर्टर अलका मिश्रा के हाथ में लगा। अलका मिश्रा एक सामाजिक सक्रिय पत्रकार थी। उन्हें लगा कि कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि देश की मिट्टी के हक की लड़ाई है। उन्होंने फौरन कार्तिक का इंटरव्यू लिया। उसका वीडियो और गांव की संघर्ष की कहानी देश भर में वायरल कर दी। टीवी चैनलों पर अब समाचार चलने लगा कि बीतरपुरवा के किसान की लड़ाई, जमींदार के अन्याय के खिलाफ सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। वकील अर्जुन वर्मा ने तुरंत ही मामले की हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी तो उधर गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। माया ने औरतों को संगठित करके महिला समिति बना ली। अब गांव के लोग खुद नारे लगाते कि हमारा हक हमें दो, ज़मीन हमारी है, हम मालिक हैं। भानु प्रताप की आंखों में ये सब कुछ देखकर खौफ उभरने लगा। पहली बार उसने जाना कि लोगों की एकता आतंक से बहुत बड़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई पर अब कार्तिक अकेला नहीं था, उसका गांव उसके साथ था। देश के लोग उसके साथ थे और मीडिया ने आवाज़ उठाई थी। आखिरकार एक दिन वो क्षण आया। जज ने साफ शब्दों में कहा कि कंपनी और जमींदारी के दस्तावेज अवैध हैं, ज़मीन किसानों की है, दबंगई और जोर ज़बरदस्ती किसी लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सुनकर कार्तिक की आंखें बाहर आई। जीत मिल गई थी, ना सिर्फ अदालत में बल्कि हौसलों में भी, सच्चाई में भी और एकता में भी। कार्तिक, माया और गांव के लोगों के लिए वो दिन आज़ादी जैसा था। गांव की सीमा पर जब कार्तिक लौटकर आया तो पूरा गांव ढोल नगाड़े के साथ उसका स्वागत करने खड़ा हुआ था। हरिनाथ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को गले से लगाया कि बेटा, तूने इस बूढ़े बाप को फख्र से भर दिया है। कार्तिक ने सबको इकट्ठा करके कहा कि आज हम जीते हैं, पर ये जीत सिर्फ ज़मीन की नहीं, ये हमारी आवाज़ की जीत है। अगर हम एक साथ खड़े हों तो कोई भी जमींदार, कोई भी दबंग, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। ये कहानी सिर्फ बीतरपुरवा या किसी गांव की नहीं, ये देश के हर गांव, हर इंसान के सम्मान और हक की लड़ाई का प्रतिनिध है। जब तक अन्याय होगा आवाज़ें उठती रहेंगी, जब तक डर रहेगा कोई कार्तिक खड़ा होता रहेगा और जब तक मिट्टी से प्यार रहेगा इंसाफ की जंग जारी रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप ऐसी ही और दमदार कहानियाँ सुनना चाहते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमारे हौसले को और बढ़ाती है। घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपका साथ हमारी ताकत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।